हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रबर्स। नेचुरल रबर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इलास्टोमर्स को हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे ये रबर है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूं तो ये अपनी नॉर्मल लेंथ से 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और अगर मैं इस पर से प्रेशर रिलीज कर दूं तो ये वापस से अपनी लेंथ में आ जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है? ये जो इलास्टोमर्स हैं, इनमें कुछ इस तरह के कॉइल्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर में। तो जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो ये कॉइल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और इलास्टोमर्स जो है क्या शो करते हैं? इलास्टिसिटी। इट शोज इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिंग। इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिंग, या हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी और स्ट्रेचिंग शो करें, दोज आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल रबर, और दूसरे टाइप के होंगे सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक रबर्स, या आप कह सकते हैं कि हम जो नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर्स को जो एक कैटेगरी में रखेंगे वो है इलास्टोमर्स में। क्लियर है इतना कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं? इलास्टोमर्स आर दोज विच शोज इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिंग, या हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी और स्ट्रेचिंग नेचर अपना शो करते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं इलास्टोमर्स, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा लेक्चर नेचुरल रबर एंड इट्स वल्कनाइजेशन पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल रबर क्या है और कहाँ से मिलती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो नेचुरल रबर हमें मिलती है ट्रॉपिकल और हिली एरियाज में, जो प्लांट ट्रीज होते हैं उनके लेटेक्स से। हिली एरियाज में कुछ ट्रीज होते हैं, उनका मिल्की लेटेक्स होता है, उससे हम नेचुरल रबर हमें मिलती है, मिल्की लेटेक्स। मिल्की लेटेक्स क्या है? डिस्पर्शन ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, ट्रीज से हमें मिल्की लेटेक्स मिला, वो क्या है? डिस्पर्शन ऑफ आइसोप्रीन है। इस आइसोप्रीन को जब हम पॉलीमराइज करते हैं सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जब इसको पॉलीमराइज किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? आइसोप्रीन से क्या बनेगा? पॉलीमर, पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन, दैट इज नेचुरल रबर। ठीक, अब नेचुरल रबर का अगर हम इसके आइसोप्रीन के और नेचुरल रबर के केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, आइसोप्रीन क्या है? 4 कार्बन्स की एक चेन है। इट इज द चेन ऑफ 4 कार्बन, सी सिंगल बॉन्ड, इस तरह से लिख लेती हूं पहले मैं। ठीक, इसमें फर्स्ट और थर्ड जो बॉन्ड है दैट इज डबल बॉन्ड, और सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। पहले इस तरह से लिख लीजिए, याद करने के लिए बता रही हूं। फिर हम क्या करेंगे? कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो H कितने लगेंगे? यहां पर 2, बैलेंस हो गया, 4 वैलेंसी इसकी। यहां पर C पर 2, 3 और एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पर कंप्लीट है, यहां पर कुछ नहीं करना हमें। अब यहां देखिए, एक सिंगल बॉन्ड, 2 डबल, 3 है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां पर, H सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर 2, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ गया H2। ठीक है, तो इट इज आइसोप्रीन, और इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। 1 और 3 पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाइइन। ब्यूटा क्यों कहा हमने? क्योंकि 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूट वर्ड यूज किया जाएगा। 2 जगह डबल बॉन्ड है, डाइइन हो गया, 1 3 पोजीशन पर है इसलिए, और 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये तो। ठीक, अब ये हमारा आइसोप्रीन। इसके एन मॉलिक्यूल्स जब सर्टेन कंडीशंस के अंदर पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा जब इसका, तो हमें
पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर मिलेगा। अब देखिए कैसे होगा, हमें पता है कि ये मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर रिपीटेड मैनर में कंबाइन होते जाएंगे और पॉलीमर बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर इसका जो है एडिशन होगा मोनोमर्स का, एक तो यहाँ पर होगा और एक इधर होगा, ठीक है, मतलब 1 और 4th पोजीशन पर एडिशन होगा, 1-4 एडिशन होगा मींस, ठीक। अब 1-4 एडिशन होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर इस तरह से ब्रेक होगा, फिशन होगा इस तरह से। तो बॉन्ड फिशन होगा तो मान लीजिए यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना और यहाँ फ्री रेडिकल बना इस कार्बन पर, तो ये तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा दूसरे मोनोमर से, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये अनसेटिस्फाई रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये फ्री रेडिकल हुआ या कैटायन एनायन जो भी बनेगा, ये तो इधर वाले बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाएगा जब पॉलीमर बनेगा तो, लेकिन ये वाला कार्बन अनसेटिस्फाई रहेगा। तो क्या होगा, ये भी अनसेटिस्फाई और ये भी, ये दोनों यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये डबल बॉन्ड थे, ये तो ब्रेक होके यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड रह गया, और जहां पर सिंगल था वहां पर हो गया डबल। जब हम पॉलीमर बनेगा जब यहाँ पर, तो यहाँ सिंगल और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी सिंगल आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने रीजन भी बता दिया किस वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सी, ये सिंगल हो गया, सी यहाँ पर CH3, बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, ये भी सिंगल हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1-4 पर एडिशन, ये एडिशन और यहाँ पर एडिशन, होल N, क्योंकि N मॉलिक्यूल आइसोप्रीन के कंबाइन हो रहे हैं। चेक कर लीजिए एक बार, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है हमारा पॉली आइसोप्रीन या फिर नेचुरल रबर, पॉली आइसोप्रीन, ठीक। ये है हमारा आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर बन गया। अब ये नेचुरल रबर जो है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टी है, एक तो ये है, होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ, नंबर 3, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज नॉन सॉल्युबल इन वाटर, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, और इट शोज हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेजन। एब्रेजन मीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ कोरोजन कह सकते हो इसको आप, काइंड ऑफ कोरोजन, तो इसके लिए ये हाईली रेजिस्टेंट होती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं नेचुरल रबर की, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब क्या क्या है इसके ड्रॉबैक्स, देखिए एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इतना लिख लिया। अच्छा एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं इसकी कुछ, अब इसके लिखते हैं हम ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर क्या क्या है, सबसे पहला तो लिखिए, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, सॉफ्ट एंड स्टिकी, इसकी वजह से ये कई जगह यूज नहीं कर पाते हम नेचुरल रबर को, बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। नंबर 2, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 4, लो वियर एंड टीयर, लो वियर एंड टीयर। नंबर 5, इट इज soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ईथर है, CCl4 है, इनमें सॉल्युबल है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि सबसे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये यूज की जा सकती है, सिर्फ 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही, अगर उससे कम या उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये रबर यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज यूज्ड ओवर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ
टेम्परेचर, दैट इज 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने ही टेम्परेचर में ये यूज होगी। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ ड्रॉबैक्स। तो इनको ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, नेचुरल रबर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो मेथड आता है वो है वल्केनाइजेशन। ठीक है, वल्केनाइजेशन मेथड हम यूज करते हैं और इसकी इन प्रॉपर्टीज को हम इंप्रूव करते हैं। वल्केनाइजेशन में क्या करते हैं, नेचुरल रबर को ट्रीट किया जाता है सल्फर के साथ। वल्केनाइजेशन ऐसे लिखिए, नेचुरल रबर को ट्रीट किया जाएगा सल्फर के साथ, या हम कहेंगे हीट करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें क्या मिलेगा, वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर, या जिसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड रबर। तो सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं इसको हम, तो हमें वल्केनाइज्ड रबर या क्रॉस लिंक्ड रबर मिल जाता है। क्वालिटीज इंप्रूव हो जाती हैं हमारे रबर की, जैसे कि इस हार्ड हो जाता है, अब हार्ड इन नेचर। जो सॉफ्ट एंड स्टिकी था हमारा नेचुरल रबर, अब जो मैंने ड्रॉबैक्स लिखे थे उसका ऑपोजिट लिखना है बस। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो थी उसकी, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कितने टेम्परेचर में ये यूज कर सकते हैं हम, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, in wide range of temperature it can be used। कितना, -40 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतने टेम्परेचर पर हम यूज कर सकते हैं इसे। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई इसकी। इसके अलावा हाई वियर एंड टियर। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज इसकी इंप्रूव हो जाती हैं जब हम इसका वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइज्ड रबर की है ये क्वालिटीज। क्लियर है इतना। अब ये नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अब ये सॉल्युबल नहीं होती, नेचुरल रबर हो जाती थी। अब देखिए इसको अगर हम केमिकली इक्वेशन के थ्रू शो करें तो कैसे लिखेंगे इसे हम, सल्फर के साथ रिएक्शन करा के। मैंने अभी पॉली आइसोप्रीन लिखा था, क्या था वो, CH2 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ था CH3 डबल बॉन्ड बीच में आ गया था। आइसोप्रीन में क्या था, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर था, और जब पॉली आइसोप्रीन बना तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यही तो था। ओके, इसको एक बार और लिख देते हैं क्योंकि पॉलीमर है, रिपीट कर देते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक और ऐसी ही चेन मैं नीचे लिख देती हूँ, ये पॉलीमर है, यहाँ पर हमने ये एडिशन शो कर दिया। सेम नीचे लिख रही हूँ मैं, लिंकेज शो करने के लिए सल्फर के साथ में, कैसे सल्फर कैसे लिंक होगा इन चेन्स के साथ में। देखिए दूसरी चेन सेम लिख रही हूँ नीचे, C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जब हमारा सल्फर इसके साथ में हमने ट्रीट किया इसे यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर के साथ में, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड की जगह तो यहाँ पर हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर अब अटैच हो जाएंगे सल्फर एटम, ऐसे ही यहाँ पर सल्फर। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, मतलब एक बॉन्ड हट गया यहाँ से, तो इन दोनों कार्बन पर ये सल्फर अटैच हो गए। ऐसे ही यहाँ पर होगा सेम, इस तरह से ये बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ये लिंकेज शो कर सकते हैं। अब जो हमें रबर मिला ये क्या हुआ, क्रॉस लिंक्ड रबर, क्रॉस लिंक्ड और वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर बनाने के लिए वैसे हम सल्फर की जगह पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पर पेरोक्साइड यूज करने से हमें जो रबर की अपनी वो क्वालिटीज नहीं मिल पाती जैसी हमें चाहिए होती हैं।
ठीक है, तो जो मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वल्केनाइजेशन के लिए वो सल्फर ही किया जाता है, सल्फर से ही हम वल्केनाइजेशन कराते हैं रबर का। आज के लेक्चर में हमने समझा नेचुरल रबर और इसका वल्केनाइजेशन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंथेटिक रबर को समझेंगे। थैंक यू।